हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू इंटीग्रेटेड ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्रीवियस धरानी पोर्टल। तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है आपका, ठीक है। ये बेसिकली रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट का, और ये रिप्लेस करेगा धरानी पोर्टल को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, भू भारती नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है एंड दिस पोर्टल फंक्शन अंडर द तेलंगाना भू भारती एक्ट 2024। इसके तहत अंडर दिस एक्ट जो लैंड ओनर्स हैं इनको भूधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड होता है ऐसे ही भूधार कार्ड दिया जाएगा एज अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट्स, ओके। अब जो पोर्टल है इसे इनिशियली पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जा रहा है आपके 4 मंडल्स में। कौन से मंडल्स हैं? मादुर मंडल, नीलाकोंडापल्ली, देन लिंगम पेटा एंड वेंकटापुर। तो इन 4 मंडल्स में इन्हें जो है आपका पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है एंड यहाँ पे जो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर होगा ये विजिट करेगा आपके रेवेन्यू विलेजेस में और ये बेसिकली यहाँ पे जो पेंडिंग आपके इश्यूज हैं, लैंड रिलेटेड इश्यूज, उनको रिजॉल्व करेंगे एंड ये इसे रिजॉल्व करेंगे बाय द 1 मई 2025। तो ये यहाँ पे इनका जो है आपका स्पेसिफिक डेट मेंशन की गई है कि पायलट बेसिस के जो आपके मंडल्स हैं उनके रेजोल्यूशन ये यहाँ पे, मतलब उनके जो केसेस हैं पेंडिंग केसेस, उनको रिजॉल्व करेंगे 1 मई तक, ठीक है। सेकेंड आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स एनुअल रैंकिंग ऑन द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2024, विच एयरपोर्ट होल्ड्स द टाइटल ऑफ अ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो 2024 में वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपका कौन सा था? इट इज यूएसए का अलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट था एंड यहाँ पे टॉप 5 अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो यूएसए का एयरपोर्ट अलांटा, दूसरे नंबर पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तीसरा आपका था डलस या फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथा हनीडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है टोक्यो का, ठीक है, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट या हनीडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। देन लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। तो ये आपके टॉप 5 एयरपोर्ट्स रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहे थे आपके 2024 में। ये जो लिस्ट है, ये जो रैंकिंग है वो किसने निकाली है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, जिसके कारण डीजी आपके हैं जस्टिन एयरबैकी। इसका हेडक्वार्टर आपका कनाडा में लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे टॉप 10 एयरपोर्ट की। अभी 5 हमने डिस्कस की, पहला यूएसए का अटलांटा, दूसरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर डलस, टोक्यो हनीडा का, फिर आपका लंदन, डेनवर आपका है यूएसए का 6 नंबर पे, 7th पे है इस्तांबुल का आपका एयरपोर्ट, देन शिकागो एयरपोर्ट आपका 8वें नंबर पे, और 9वें नंबर पे है इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये आपका टॉप 10 में इकलौता इंडियन एयरपोर्ट है जो 9th नंबर पे आपका बना हुआ है, ठीक है। 9th स्पॉट में या 9th नंबर पे स्पॉट किया गया है वर्ल्ड टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 2024 में इन पैसेंजर कैटेगरी, ठीक है। और इसका ट्रैफिक कितना था? 77 मिलियन था 2024 में। और 10वें नंबर पे था आपका चाइना का शंघाई एयरपोर्ट, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट ऑन अनब्लॉकिंग 25+ billion US dollar export potential India's hand and power tool sector. What is the target year for achieving the 25 billion US dollar in export from hand and power tool sector? तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इस रिपोर्ट का नाम क्या है? अनलॉकिंग 25+ billion US dollar एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया के हैंड एंड पावर सेक्टर पावर टूल सेक्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा टारगेट कब तक है कि हमें ये 25 बिलियन US dollar का जो हमने यहाँ पे बात की है वो हम अचीव करें। कौन से ईयर तक अचीव करेंगे? इन हैंड एंड पावर टूल सेक्टर, तो 2035 तक ये हम अचीव करेंगे। 25 बिलियन US dollar का टारगेट हमारा 2035 तक है, 10 सालों का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया का एम है कि हम आपका कैप्चर करें 25% ऑफ ग्लोबल हैंड टूल मार्केट और 10% आपका पावर टूल
मार्केट बाय 2035, ठीक है, और हम जनरेट करें 3.5 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बाय दी 2035। तो ये हमारा एम है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में और क्या चीज़ें हाईलाइट की गई थी, जैसे ग्लोबल हैंड एंड पावर टूल मार्केट करंटली कितना है आपका 100 बिलियन वर्थ का है, 100 बिलियन यूएस डॉलर का, एंड 2035 तक हमें इसे 190 बिलियन यूएस डॉलर करना है। ऐसे ही हैंड टूल मार्केट अभी आपका 34 का है, ठीक है, मतलब अभी हमने दोनों की बात की, ग्लोबल हैंड एंड पावर टूल की, अभी हम बात कर रहे हैं हैंड टूल के सिर्फ, ठीक है। हैंड टूल मार्केट आपका 34 बिलियन यूएस डॉलर पे है अभी, और हमें इसे 60 बिलियन यूएस डॉलर करना है 2035 तक। एंड पावर टूल की बात करें अगर, तो इसके मार्केट अभी 63 बिलियन यूएस डॉलर है, और हमें 135 बिलियन यूएस डॉलर इसे करना है 2035 तक। इसके अलावा एक्सपोर्ट की अगर बात करें, तो हैंड टूल का जो एक्सपोर्ट है वो आपका 600 बिलियन यूएस डॉलर जो है आपका 2025 में है, और पावर का है 425 मिलियन यूएस डॉलर, यहाँ पे मिलियन है, ठीक है। नाउ अगर हमें क्या स्ट्रैटेजी जो है अपनानी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को अचीव करें 2035 तक, जैसे हमें क्रिएट करना चाहिए वर्ल्ड क्लास क्लस्टर्स फॉर हैंड टूल्स, ठीक है। तो हम आने वाले टाइम में 2035 तक 3 से 4 क्लस्टर जो हैं वो हम स्टैब्लिश करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, हमारा गोल है ये करना। देन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, तो हमें रिड्यूस करनी है इंपोर्ट ड्यूटीज़ और रैशनलाइज करना है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को, ठीक है। देन रिफॉर्म एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम टू ईज कंप्लायंस। फिर हमें करना चाहिए लेबर लॉज, जो स्टैंडर्ड लेबर लॉज हैं उन्हें अपनाना चाहिए हमें, ठीक है। इसके अलावा लिबरलाइज फ्लोर एरिया रेशियो एंड ग्राउंड कवरेज नॉर्म्स हमें करने चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए 24/7 लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इम्प्रूव करनी चाहिए लॉजिस्टिक्स को। तो ये सब चीज़ें हमें अपनानी होगी ताकि हम अपना गोल अचीव कर पाएँ, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो इसके करंट CEO हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल एनुअल टर्नओवर of a Indian pharmaceutical sector in financial year 2024 and how much it come from export। तो जो आपका टर्नओवर रहा है, टोटल एनुअल टर्नओवर इंडिया के इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये रहा है 4,17,345 करोड़, और इसमें से एक्सपोर्ट की बात करें तो ये रहा है आपका 2,19,439 करोड़, ठीक है। नाउ इसके अलावा अदर थिंग्स जो मेंशन की गई थी आपके इस रिपोर्ट में, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमारा कितना है, एक्सपोर्ट जो रहा है फार्मास्यूटिकल में वो रहा है 2,19,439 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई थी कि इंडिया जो है वो यूनिसेफ का लार्जेस्ट वैक्सीन सप्लायर है पास्ट 6 to 7 ईयर्स से, एंड ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 55% to 60% ऑफ अ टोटल वॉल्यूम प्रोक्योर्ड, ठीक है। नाउ अब इसके अलावा अदर थिंग्स भी हम देख लेते हैं, जैसे इंडिया जो है, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये आपका 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में बाय वॉल्यूम, एंड 11th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके PIB में मेंशन की गई हैं। इसके अलावा टोटल एनुअल टर्नओवर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 का 4,17,345 करोड़ ही आपका था, और हमने यहाँ पे देखी है ग्रोथ एट एन एवरेज ऑफ 10.08% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया जो है ये बिगेस्ट सप्लायर है आपका लो कॉस्ट वैक्सीन का इन द वर्ल्ड, एंड ये इंडिया जो है ग्लोबली लार्जेस्ट सप्लायर आपका है जेनेरिक ड्रग्स का, अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, ठीक है, 20% हम कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ इसके अलावा क्या आपके पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आपका किसमें, ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में। इसके अलावा 4th लार्जेस्ट है मेडिकल डिवाइस मार्केट में एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जापान आता है, फिर आपका चाइना आता है, तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया, और चौथे नंबर पे इंडिया आता है आपका, ठीक है। नाउ इंडिया जो है इट इज़ अमंग द टॉप 20 ग्लोबल मेडिकल डिवाइस मार्केट इन दी वर्ल्ड, टॉप 20 में इंडिया आता है, ओके। नाउ FDI की बात करें इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो यहाँ पे FDI जो है वो आपका 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी अलाउड की गई है मेडिटेक एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में अप टू 100% FDI आपका दिया गया है ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट्स में, वहीं पे ब्राउन फील्ड की बात करें तो ये अप टू 74% आपका किया गया है,
ठीक है, अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें, फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2024 एफडीआई इनफ्लोज जो देखा गया था हमारा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस में, ये आपका रहा है 11,888 करोड़ का। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम बात करें ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, इन्होंने 13 एफडीआई प्रपोजल्स आपके 7,246.40 करोड़ के ये आपके अप्रूव किए हैं फॉर द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स इन द फाइनेंशियल 2025. Next is, which insurance company signed a MOU with a Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, to distribute general insurance product tailored for the MSME sector. तो recently जो आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप की है सिडबी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, जो फोकस करते हैं विच टेलर्ड फॉर द एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025, the 2 billion person challenge, highlighting that the 3 out of 4 individuals in a low income countries lack access to a social protection services. तो रिसेंटली एक आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम है स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025, द 2 बिलियन पर्सन चैलेंज। ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। किसने रिलीज की है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट वॉज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि 4 में से 3 इंडिविजुअल ऐसे हैं, लो इनकम कंट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, जिनको सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो रिपोर्ट है, इट इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड बैंक्स एस्पायर एटलस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन इंडिकेटर ऑफ रेसिलेंस एंड इक्विटी टीम। तो इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि 2 बिलियन लोग ऐसे हैं लो इनकम कंट्रीज में एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, जिनको एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ऑन एन एवरेज जो कंट्री है वो स्पेंड करती है अपनी जीडीपी का कितना परसेंट ऑन अ सोशल प्रोटेक्शन, तो लगभग ये आपका 5.3% है। अगर हम बात करें हाई इनकम कंट्रीज की, तो ये ओवर 5 टाइम्स जीडीपी शेयर जो है वो अपना खर्च करती हैं सोशल प्रोटेक्शन में, एंड नियरली 86 टाइम्स मोर पर पर्सन देन दी लो इनकम कंट्रीज। वहीं पे लो इनकम कंट्रीज जो हैं 0.8% ऑफ जीडीपी खर्च करती हैं और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं ये अराउंड 2% खर्च करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो करंट प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा जी है। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है वॉशिंगटन यूएसए। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1944 में एंड इट्स मेंबर इज 189 कंट्रीज। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी वाज अवॉर्डेड द सिल्वर इन एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अंडर पीपीपी कैटेगरी एट द 6th एडिशन ऑफ नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड। तो रिसेंटली आपके 2023 के नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड जो हैं वो आपके कराए गए थे, जिसमें पीपीपी कैटेगरी में एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पीपीपी कैटेगरी में सिल्वर मेडल कौन सी कंपनी को दिया गया है, इट इज एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये अवार्ड्स हैं ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पहला है एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीपीपी कैटेगरी, दूसरा है एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन तीसरा आपका है एक्सीलेंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन फ्लेक्सिबल कैटेगरी, देन ग्रीन हाईवेज बेस्ट इंजीनियर अवार्ड। तो ये 5 कैटेगरी है और एक स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अब एक एक करके सारे आपके अवार्ड्स देखते हैं। जैसे एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये अवार्ड दिया गया है भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को, जिसमें सिल्वर मेडल इनको मिला है। पीपीपी कैटेगरी में एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला है सिल्वर। देन एक्सीलेंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन फ्लेक्सिबल कैटेगरी गोल्ड दिया गया है नन गुनेरी कन्याकुमारी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को। देन ग्रीन हाईवेज में गोल्ड मिला है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को, सिल्वर मिला है डेक्कन टोलवे लिमिटेड को, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट इंजीनियर के कैटेगरी में नवरत्न डायरेक्टर जनरल मैनेजर एंड पीडी ऑफ अ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको ये बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड मिला है। देन देवेंद्र कुमार जनरल मैनेजर जो आपके हैं नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। सुभाष चंद्रा जो रीजनल ऑफिसर हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज के जो आपके रीजनल ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। देन स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है वटाकारा कोजीगोडे वेस्ट
उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, अब नाही की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसके चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th एनुअल ब्रेक थ्रू प्राइजेस ऑल्सो नोन एज ऑस्कर ऑफ साइंस वर अनाउंस्ड बाय ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन इन कैलिफोर्निया यूएसए इन अप्रैल 2025. Which Indian university recognized as a part of our international team awarded the prize? तो इनमें से कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशन है जिसकी टीम को ये अवार्ड मिला है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर दिस अवार्ड। ठीक है, इन द इंटरनेशनल टीम। अब बात करें इस अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत आपकी 2013 में की गई थी, टू ऑनर एंड सेलिब्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, अब जो ये अवार्ड है इसके आपके फाउंडर्स कौन कौन है? सेर्गे ब्रेन, प्रिस्सिला कैन, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया एंड यूरी मिलनर, एनी। तो ये सारे इसके फाउंडर हैं एंड इन्होंने इनका जो फाउंडेशन इन्होंने स्टैब्लिश किया था उस वो स्पॉन्सर करता है इन अवार्ड्स को। ठीक है, 2025 में 6 आपके ब्रेक थ्रू प्राइजेस दिए गए थे ऑफ $3 मिलियन ईच। एंड कौन सी कैटेगरी में ये दिए गए थे, कौन सी फील्ड में दिए गए थे? लाइफ साइंसेस, फंडामेंटल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड विच इज योर अकासा एयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? तो CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल बेसिकली यहाँ पे मिला है एक्विजिशन करने के लिए? तो आंसर है PI अपॉर्चुनिटीज फंड 1 स्कीम सेकेंड, क्ले पॉन्ड कैपिटल पार्टनर्स एंड 361 प्राइवेट इक्विटी फंड को ये एक्विजिशन करने के लिए अप्रूवल मिला है। ठीक है, साथ में ही CCI ने अभी अप्रूव किया है मर्जर क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड का, किसके साथ? एस्टर DM हेल्थ केयर, जो दुबई बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसका। एंड बिफोर मर्जर जो एस्टर है ये 5% स्टेक एक्वायर करेगा QCIL में फ्रॉम BCP एशिया एंड सेंटिला से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्कवर्ड 6 न्यू स्पीशीज ऑफ सेरेंसीने स्क्रैप बीटल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया था म्यूजियम कोनिग बॉन जर्मनी के साथ, किस चीज के लिए? आपका डिस्कवर करने के लिए 6 नई, मतलब इनके साथ मिलके उन्होंने 6 नई स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर की है। 5 आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं और एक स्पीशीज आपकी जो है वेस्टर्न घाट से है, बेसिकली फ्रॉम द केरला। ठीक है, नाउ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट डायरेक्टर है आपके धृति बैनर्जी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अब्दुल्ला बिन अहमद Badawi recently passed away at the age of 85. He served as a Dash PM of Malaysia from 2003 to 2009. तो आपके रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के अब्दुल्ला बिन अहमद बदावी, इनका देहांत हुआ है और इन्होंने एज अ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर जो है सर्व किया था मलेशिया का 2003 से 2009 के बीच में। क्लियर है? इसके अलावा इन्होंने एज अ डिफेंस मिनिस्टर भी सर्व किया था एंड फॉरेन मिनिस्टर भी आपके बने थे मलेशिया के। इसके साथ ही ये डेप्यूटी PM भी आपके रहे थे मलेशिया के, एज वेल एज होम अफेयर्स मिनिस्टर इन जनवरी 1999। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइन अ हेडक्वार्टर अग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू बिकम द परमानेंट होस्ट ऑफ इट्स सेक्रेटरीट? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने आपका साइन किया है हेडक्वार्टर अग्रीमेंट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया ने ये हेडक्वार्टर अग्रीमेंट साइन किया है। एंड जो ये अग्रीमेंट था इट वाज साइन बाय दी P कुमारन जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड SP यादव के बीच में जो फर्स्ट DG आपके डायरेक्टर जनरल हैं IBCA के, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। ठीक है, अब जो IBCA है इसे 2023 में लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इसके दौरान, इस इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया था और इसका मेन एम क्या है कि जो 7 बिग कैट्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है आपका टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगवार एंड चीता। तो इन
7 बिग कैट्स को बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए ग्लोबली IBCA जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, उसको बनाया गया था। ठीक है, और 2025 में इट बिकम दी IBCA जो है, ये एक आपका ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसके अलावा अब बात करें अगर फंडिंग की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस IBCA के लिए, या आप कह सकते हो जो 7 बिग कैट हमारी हैं उनको बचाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए कितना फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया है? इट इज ₹150 करोड़ फॉर द 5 ईयर्स, 2023-24 से 2028-29 तक का ये आपका जो है प्रोजेक्ट है। मतलब ये फंडिंग जो है दी गई है 5 साल के लिए आपकी। ठीक है, देन नेक्स्ट है IBCA के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है भूपेंद्र यादव, जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अप्रैल 2025 विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट्स? तो इनमें से कौन सा हमारा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा GI टैग्स हैं, या कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा GI टैग मिले हैं? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज उत्तर प्रदेश को मिले हैं, विच इज एज ऑफ अप्रैल ये 77 आपके हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली PM मोदी ने जो है GI सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए थे 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका हाईएस्ट स्टेट, ऐसा स्टेट बन गया है जिसके पास हाईएस्ट GI टैग्स हैं। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु जो है सेकेंड नंबर पे आपका आता है। फाइन, अब कौन कौन से ये टैग्स है? इसमें आपका बनारसी शहनाई जो है वो इंक्लूडेड है, बनारसी तबला, बनारसी भरवा मिर्च, देन बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, तो ये सारी चीजें इसमें आपकी इंक्लूडेड है। नाउ अब बात करते हैं GI टैग देता कौन है? तो इट इज awarded by the, it is given by the geographical indication registry, जो आपके चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर दी DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, अब जो ये आपका GI टैग है वैलिड कब तक होता है? ये 10 सालों के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज name the airport that was recently in April inaugurated by the Maharashtra CM Devendra Fadnavis in Bellora Vidarbha, which is being operated by the Alliance Air। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया था जो CM है महाराष्ट्र के, जिनका नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। इस एयरपोर्ट का नाम है आपका अमरावती एयरपोर्ट। ठीक है, इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था, एंड यहाँ से जो पहली फ्लाइट आपकी थी वो अमरावती से मुंबई को गई थी अंडर दी उड़ान स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट इस इवेंट के दौरान, जो यहाँ पे इवेंट हुआ था जहाँ पे अमरावती एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था, इस इवेंट के दौरान CM फडणवीस ने क्या अनाउंसमेंट की थी कि हम साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। कहाँ पे? अमरावती में। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है कि ये आपका ओपन किया जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, और इस पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से साल भर में 180 पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज what is the name of a software tool launched by the Central Electricity Authority in collaboration with international partners to optimize India's power generation, transmission and storage planning? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल है जिसको लॉन्च किया गया था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा? किनके साथ मिलके? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। ठीक है, इस टूल का नाम आपका है स्टेलर। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्टेलर, जो हमें हेल्प करेगा कि हमारा जो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हम जो है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इस प्लान का ये एम है, साथ में ही हमें एक चीपेस्ट तरीका मिले इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का और उसे मैनेज करने का। ठीक है, उसे स्टोर करने का। क्लियर है? तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसको डेवलप किसने किया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इसको डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद, इन पार्टनरशिप विद हांगकांग बेस्ड लंतू ग्रुप एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर जो ये सॉफ्टवेयर है ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एंड लोड डिस्पैच सेंटर्स को। ओके, अब बात करें ये सॉफ्टवेयर जो है ये जो है लॉन्च किसने किया था? ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है घनश्याम प्रसाद जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन कमर्शियल शिपिंग। तो रिसेंटली एक कार्बन टैक्स जो है आपका वो लाया गया है। ठीक है, उसके ऊपर वोटिंग अभी करवाई गई थी आपके IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है आपका। ठीक है, वहां पे ये आपकी वोटिंग कराई गई थी, और इस वोटिंग में
63 कंट्रीज ने इसके साथ जो है एक तरह से अग्री किया है इस ग्लोबल कार्बन टैक्स के लिए। एंड जो ऑयल आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ऑयल शिप करती हैं, उन कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। तो उसी से रिलेटेड सारे आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज हैव अग्रीड टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ग्लोबल कार्बन टैक्स बाय ब्रिंगिंग कमर्शियल शेपिंग अंडर द एबिट टू कॉम्बैट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये लाया क्यों जा रहा है, ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो एमिशन है बेसिकली उसको कम कर पाएं, उसको रिड्यूस कर पाएं, ठीक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो फ्रेमवर्क इन्होंने लाया है ये 2028 से इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है कि जो शिप्स हैं आपके, these ship will either have to switch to low emission fuel या फिर उनको पे करना होगा फीस बेस्ड ऑन देयर एमिशन लेवल, जितना वो एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस, उसके बेसिस पे उन पे जो है फीस उनको देना होगा। और ये आपकी $100 से $380 पर टन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ग्लोबल कार्बन टैक्स है इट इज प्रोजेक्टेड कि ये CO2 एमिशन को रिड्यूस करेगा 50% बाय 2030। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो न्यू कार्बन टैक्स फ्रेमवर्क है इट इज एस्टिमेटेड कि ये जनरेट करेगा 30 से 40 बिलियन US$ रेवेन्यू बाय 2030। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो पहला वाला करेक्ट है कि 63 कंट्रीज ने अग्री किया है, दूसरा वाला भी करेक्ट है 2028 से आएगा ये आपका इफेक्ट में, तीसरा वाला भी करेक्ट है और यहाँ पे फिफ्थ वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे गलत कौन सा है, फोर्थ वाला गलत है। और इसमें भी आपका क्या है कि CO2 एमिशन आपका रिड्यूस होगा 10% से बाय 2030, ठीक है, ये करेक्शन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। इसके अलावा कुछ और आपके जो पॉइंट्स हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका जो वोटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में लंदन में आपकी हुई थी और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने यहाँ पे इसके अगेंस्ट में वोट किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये आपका नया फ्रेमवर्क है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये अडॉप्ट किया जाएगा अक्टूबर 2025 से ये आपका अडॉप्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, ये फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया गया है लार्ज ओशन गोइंग शिप्स के लिए ऑफ मोर देन 5000 ग्रॉस टनेज। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। बेसिकली दे आर अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इनके लिए मैंडेटरी ये किया गया है। नाउ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं एर्सिनो डोमिंगियो एंड इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 1948 में। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आप नोट कर सकते हो कि अभी जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो कितना परसेंट हमारा जो है मतलब कितना परसेंट ये ग्रीन हाउस या ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन जो है आपका उसके लिए कंट्रीब्यूशन उसका है या कितना कंट्रीब्यूट कर रही है शिपिंग इंडस्ट्री, तो ये लगभग आपका 3% जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपका इसके में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ओकेजन ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर्स 134th birth anniversary which city officially proclaimed April 14 as a Dr. B.R. Ambedkar Day in 2025। तो इनमें से कौन सी सिटी है जिन्होंने प्रोक्लेम किया है कि अप्रैल 14 को आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डे हम जो है मनाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज न्यूयॉर्क सिटी। और यहाँ के जो मेयर है आपके जिनका नाम है एरिक एडम, उनके द्वारा ये प्रोक्लेमेशन दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 which two Indian banks were featured among the world's top 100 largest bank by asset according to S&P Global Market Intelligence latest annual ranking। तो रिसेंटली S&P ने एनुअल रैंकिंग आपकी रिलीज की है वर्ल्ड के टॉप 100 लार्जेस्ट बैंक की बाय असेट, ठीक है। तो इसमें इंडिया के 2 बैंक आपके यहाँ पे शामिल हैं, कौन कौन से, एक तो SBI है और दूसरा HDFC है, ठीक है। फर्स्ट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज HDFC बैंक। इनकी रैंकिंग की बात करें तो SBI की ग्लोबल रैंक है 43rd और HDFC की ग्लोबल रैंक है 73। और टॉप 5 की अगर हम बात करें टॉप 5 बैंक्स की, तो इसमें टॉप 4 बैंक्स तो आपके चाइना के ही हैं। यहाँ पे आप जो है टेबल देख सकते हो। पहला आपका है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन,
बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। तो 4 तो आपके जो हैं चाइना के ही बैंक है एंड 5th नंबर पे यूएसए का बैंक है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। ठीक है, अब जो ये लिस्ट आपकी जारी की गई थी, इस लिस्ट में 21 बैंक्स तो चाइना के ही हैं। ठीक है, किसके हैं? चाइना के हैं 21 बैंक्स इस लिस्ट में। ओके, नाउ S&P ग्लोबल की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड सीईओ इसके कौन है? मार्टिन एल चियोंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डिड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया sign a MOU to enhance coordination and information exchange in the implementation of a Prevention of Money Laundering Act 2002। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का MOU साइन हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मंथ ऑफ अप्रैल ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है। इससे पहले IRDAI के साथ और नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ भी इसी टाइप का अग्रीमेंट साइन आपका हुआ था इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब MOU किसने साइन किए हैं यहाँ पे? आपके RBI की तरफ से आर लक्ष्मीकांत राव जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंडर RBI एंड विवेक अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं आपके FIU IND के। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ यहाँ पे आप जो है इसकी क्लिप देख सकते हैं कि FIU IND का IRDAI के साथ और आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ था और अप्रैल में आपका ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, RBI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक्स लाइसेंस वाज रिसेंटली कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू द इनएडिक्वेट कैपिटल एक्वेसी, पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट एंड नॉन कंप्लायंस विद बैंकिंग रेगुलेशन। तो रिसेंटली RBI ने आपका कैंसिल किया है लाइसेंस, कौन से बैंक का? कलर्स मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द बैंक विद द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। तो रिसेंटली RBI ने 3 बैंकों पे आपकी पेनल्टी लगाई है, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। अब आपको आइडेंटिफाई करना है किसकी कौन सी पेनल्टी है। ठीक है, तो PNB पे आपकी जो है 29.6 लाख की पेनल्टी लगी है, दैट मीन्स C का हो गया 2। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इस पे पेनल्टी आपकी लगी है 38.6 की। ठीक है, तो B का हो गया 1 एंड कोटक महिंद्रा बैंक पे पेनल्टी लगाई गई है 61.4 लाख की। तो A का क्या हो गया आपका? इट इज 3। A3C2B1 A3C2B1 आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 which global financial application received full authorization from the RBI to operate as a prepaid payment instrument, that is PPI issuer and enable UPI transaction in India। तो यहाँ पे रिसेंटली UK बेस्ड आपकी ये कंपनी है जिसको RBI ने फुल ऑथराइजेशन दिया है कि ये ऑपरेट कर सकती है एज अ PPI इशूअर एंड UPI ट्रांजैक्शन ये कर सकती है इंडिया में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर रिवॉल्ट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज विच कंपनी डिड टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर विद टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो रिसेंटली टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है SBI कार्ड के साथ लॉन्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स को। ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स जो 2 टाइप के आपके हैं, एक तो है टाटा न्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, और दूसरा है टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड। ठीक है, अब SBI कार्ड की अगर बात करें तो इसके कारण MD एंड CEO है आपका सलीला पांडे, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट थीम्ड क्रेडिट कार्ड्स ऑफरिंग एक्सक्लूसिव पर्क फॉर द फैंस ऑफ IPL टीम्स। तो रिसेंटली पहली बार ऐसा देखा गया है कि इंडिया में क्रिकेट थीम बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपके लॉन्च किए गए हैं और ये लॉन्च किए हैं मास्टरकार्ड ने इन कोलैबोरेशन विद सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर A। नाउ अब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद जो है इनके कार्ड्स यहाँ पे आपके रहेंगे, जैसे सिटी यूनियन बैंक, चेन्नई सुपर किंग मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है और दूसरा टाइप आपका है सिटी यूनियन बैंक चेन्नई सुपर किंग वर्ल्ड मास्टर क्रेडिट कार्ड। तो ये 2 टाइप के आपके यहाँ पे हैं, एक आपका है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, दूसरा है चेन्नई सुपर किंग के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which organization launched the catalytic first loss guarantee facility under the MSME finance platform to support financial service providers? तो recently जो IFC है, जो वर्ल्ड बैंक का आर्म है आपका, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या बोला है, ये इन्होंने लॉन्च किया है कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी अंडर योर MSME फाइनेंस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को। एक तरह से ऐसे समझो, एक पर्सन है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर्सन को लोन देती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है आपकी, और यहाँ पे जो ये आपका ABC नाम का पर्सन है, इसने इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है लोन उठा लिया, ठीक है, जब वापस करने की बारी आई तो ये लोन दे नहीं पाया। इन दैट केस यहाँ पे तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो बोलती है कि मैं आपको कैटालिटिक फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, मतलब कि अगर इसने लोन नहीं दिया तो इसकी जगह मैं आपको यहाँ पे इसका लोन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मतलब इसके बिहाफ पे आपका जो मतलब जो भी लॉस हुआ है वो दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैंडल करेगी या उसको देखेगी। तो ये काम कौन कर रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर रही है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, IFC के MD कौन है? मख्तार तियोब। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। वर्ल्ड ह्यूमोफीलिया डे जो है आपका, ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 अप्रैल को। इसका थीम था एक्सेस फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, ठीक है। कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी? 31st एनिवर्सरी थी। और जो ये डे है इसको ऑब्जर्व कौन करता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमोफीलिया डे, ठीक है, ह्यूमोफीलिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमोफीलिया जो आपका लोकेटेड है कनाडा में, ठीक है। इट इज अ कनाडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रेसिडेंट करंटली हैं सेसर गैड्रियो और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1963 में। इसके अलावा नोट करना है आपको, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ अ ह्यूमोफीलिया जो है इसका 2025 का एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर समिट यहाँ पे हुआ था दुबई UAE में। ये हुआ था 23 से 25 अप्रैल को ये चला था, ठीक है। और इसका टाइटल क्या था? न्यू डेवलपमेंट्स इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड मस्कुलोस्केलेटल केयर, ठीक है, स्केलेटल केयर। इसके अलावा नोट करना है 2026 का जो वर्ल्ड कांग्रेस आपका होगा, ये 2026 में 19 से 22 अप्रैल को चलेगा, कोलंबो कन्वेंशन सेंटर में आपका होगा, विच इज इन दी मलेशिया। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।